हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर ए। दोस्तों, आज जो है हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो कि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम अप्रैल या मई में जब भी होगा, महाकुंभ के बाद ही अब एग्जाम होंगे। तो उसमें क्या है कि आपका हिंदी का टॉपिक पूछा जाता है, जो कि हिंदी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हिंदी के अंतर्गत जो है हम लोग वर्णमाला का टॉपिक पढ़ेंगे, जहाँ से एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का प्रश्न जरूर आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हिंदी, और हिंदी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। क्लियर? तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हमारा टॉपिक हिंदी। ठीक। और हिंदी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा वर्णमाला। ठीक है। वर्णमाला पढ़ने से पहले थोड़ा हिंदी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर हिंदी है क्या। ठीक। हिंदी की अगर हम बात करें दोस्तों, हिंदी पहले आप जानेंगे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी जो है वो किस भाषा के शब्द से लिया गया है। हालांकि नाम तो ये हिंदी है, बट हिंदी जो है दोस्तों हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। तो हिंदी जो है आपका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है दोस्तों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक। हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक। ये हम लोग गलत हमारी अवधारणा थी कि हम लोग हिंदी जो बचपन में क्या थे, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बताते थे। नहीं, हिंदी हमारी है क्या? हिंदी जो है दोस्तों, हिंदी हमारी राजभाषा है, जिसे हम कहें ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी इज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी जो है एक राष्ट्रभाषा है, और हिंदी की राजभाषा जो है संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में अपनाया गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस को हम लोग कब मनाते हैं? 14 सितंबर, यानी कि 14 सितंबर को हम लोग जो है राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम दोस्तों विश्व हिंदी दिवस की हम बात करें, तो विश्व हिंदी दिवस जो है ये भी पूछा जाता है, और ये आपका जो है 10 जनवरी को जो है दोस्तों हम लोग जो है विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक। हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी की लिपि क्या है? हर एक भाषा की अपनी लिपि है, इसलिए अपनी हिंदी की जो लिपि है दोस्तों वो आपकी देवनागरी है। हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है। क्लियर? ये तो कुछ रिलेटेड पॉइंट है हिंदी से। हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? अगर हिंदी की अगर हम बात करें, तो इसका अगर हम अनुच्छेद देखें, हिंदी के अनुच्छेद की अगर हम बात करें, तो ये अनुच्छेद 343 एक में इसको जो है रखा गया है। क्लियर हुआ? तो हिंदी क्या है, क्या हम लोगों ने डिस्कस किया कि हिंदी क्या है। हिंदी एक जो है हमारी भाषा, किस भाषा से लिया गया है? हिंदी जो है दोस्तों आपका फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ना होकर हिंदी जो हमारी राजभाषा है, अर्थात हमारी कामकाज की भाषा, ऑफिस जो ऑफिस में काम करते हैं उसकी एक भाषा है। ठीक है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? हिंदी को जो है दोस्तों राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। ठीक है। इसलिए जो है हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। जबकि विश्व हिंदी दिवस की हम बात करें तो 10 जनवरी हमारा विश्व हिंदी दिवस है। क्लियर? हिंदी की लिपि की अगर हम बात करें तो हिंदी की लिपि देवनागरी, और किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 343। ठीक। अगर पूछा जाए, ठीक, हिंदी की अगर आदि जननी पूछा जाए, हिंदी की आदि जननी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। हिंदी की अगर आदि जननी की बात करें तो दोस्तों ये आपका संस्कृत हो जाएगा। अगर हम जननी की बात करें, हिंदी से जस्ट पहले की अगर भाषा पूछी जाए, हिंदी के जस्ट पहले की भाषा, वो आपको होगी अपभ्रंश। ठीक, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदी से पहले की भाषा अपभ्रंश, अर्थात हिंदी अपभ्रंश के बाद ही हिंदी का जन्म हुआ है। अगर आदि जननी की हम बात करेंगे तो वो आपकी संस्कृत हो जाएगा। क्लियर? ये कुछ पॉइंट थे हिंदी से रिलेटेड, आप ये इनको नोट कर सकते हैं, और आपके एग्जाम ओरिएंटेड कुछ पॉइंट है। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे वर्णमाला का, तो ये पॉइंट नोट कर लिया, इसको रफ कर देते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है।
अगर हम दोस्तों वर्णमाला की हम बात करें, डॉक्टर वर्णमाला है क्या? वर्णमाला जैसा कि उसके नाम में ही समझ में आ रहा है कि वर्णमाला का मतलब है वर्णों की एक माला, अर्थात वर्णों की एक ऐसी माला। और माला को हम लोग क्या करते हैं, एक क्रम से बुनते हैं ना, सीक्वेंस से, एक व्यवस्थित ढंग होना चाहिए माला का भी, तभी तो माला बनेगी। तो इसी प्रकार वर्णमाला का मतलब है वर्णों का एक सुव्यवस्थित क्रम। एक टर्म जो है सुव्यवस्थित, वो ध्यान रखना, वर्णों का एक सुव्यवस्थित क्रम होना चाहिए। तो हम वर्णमाला की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? वर्णमाला जो है दोस्तों वर्णों का एक सुव्यवस्थित क्रम है, सुव्यवस्थित क्रम। अर्थात हिंदी विद्वानों ने वर्णमाला को जिस क्रम में रख दिया गया है वही क्रम इसका सुव्यवस्थित है, उसी क्रम को मानेंगे। जैसे आ के बाद आ ही आता है, ठीक है, फिर आता है ई, है ना, इस तरह से। सॉरी, अगर हम आ के बाद ई रख दें, फिर ऊ कर दें, फिर आ कर दें, तो ये तो क्रम ही नहीं हुआ ना, ये गलत है। अर्थात एक क्रम होना चाहिए। तो इस प्रकार वर्णमाला क्या है? वर्णों का एक सुव्यवस्थित क्रम। डेफिनेशन समझ में, कभी कभी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछ दी जाती है। क्लियर? अब हम बात करें वर्ण। यहाँ पर जो शब्द है वर्ण, दोस्तों वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को हम लोग अक्षर कहते हैं। और अक्षर का मतलब होता है आ माने नहीं, क्षर माने विनाश ना। अर्थात अक्षर जो है अपने आप में अ, अविनाशी होता है या अनाशवान होता है, ठीक, इसे कहें अनाशवान होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर अक्षर एक सबसे छोटी इकाई है, अक्षर जो है सबसे छोटी इकाई है या सबसे छोटी ध्वनि है जिसका हम खंडन नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रकार से पॉइंट बन जाता है कि भाषा की उच्चारण के आधार पर, एग्जाम में आता है दोस्तों कि उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या? उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो उच्चारण के आधार पर ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण होगा। वर्ण ऑप्शन में ना हो तो ध्वनि होगी, है ना। तो ये क्या है? ये उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि है। ध्वनि को ही दोस्तों वर्ण कहा जाता है। फिर ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आई होप ये कुछ पॉइंट वर्णमाला से रिलेटेड आपको समझ में आए होंगे। क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने क्या जाना कि वर्णमाला वर्णों का एक सुव्यवस्थित क्रम होता है। बड़ा प्यार से समझिए। और वर्ण का मतलब होता है अक्षर। अक्षर अपने आप में अनासवान होता है या अविनाशी होता है। और इसी आधार पर वर्ण उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है और ध्वनि है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ हो तो इसको रफ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको गीला कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग जाने थे कि वर्णमाला होती क्या है। ऑक्टल वर्णमाला की डेफिनेशन हम लोग समझ चुके हैं कि वर्णमाला क्या होता है। अब हम जानेंगे वर्णमाला के टाइप, वर्णमाला को कितने प्रकार में बांटा गया है। दोस्तों हिंदी में जो वर्णमाला है, हिंदी की जो वर्णमाला है, अगर दोस्तों हम हिंदी की वर्णमाला की बात करें, इधर देख लीजिए। अगर हम वर्णमाला की बात करें, जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो प्लेइंग कार्ड होते हैं या ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं। इसी प्रकार अपनी हिंदी वर्णमाला में भी कितने वर्ड है? 52 वर्ड है, ठीक है। वहां पर ताश के पत्तों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ताश की गड्डी को 4 भागों में डिवाइड किया है। जैसे आपका पान, हुकुम, चिड़ी और ईंट। अपन अपनी वर्णमाला को क्या है, इन 52 वर्डों को, हिंदी में टोटल 52 वर्ड है, इन 52 वर्ड को डिवाइड कर दिया गया दो भागों में। एक आपका स्वर और दूसरा आपका होता है दोस्तों व्यंजन। ठीक, ये बात समझ में कि हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें टोटल 52 वर्ड है या 52 चिन्ह बोल सकते हो, ठीक। इनमें से जो
स्वर जो है इनकी संख्या 11 होती है, जबकि व्यंजन की कुल संख्या, ये अगर पूछा जाए कि व्यंजन की कुल संख्या है, ये पॉइंट को याद रखना, कुल अगर व्यंजन पूछा जाए तो बचे हुए कितने 41, 11 और 41 42 हो गए। तो अगर वो कुल व्यंजन पूछा जाएगा तो आप 41 मानेंगे। बट आपको ध्यान देने की बात ये नहीं है, अगर वो पूछे कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, अगर मूल व्यंजन पूछा जाए तो मूल व्यंजनों की संख्या जो है दोस्तों 33 होती है। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33 जो है दोस्तों, वो मूल व्यंजनों की संख्या हो गई। क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने क्या जाना कि वर्णमाला में टोटल 52 वर्ड होते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन को डिवाइड किया गया। स्वरों की संख्या 11, वहीं व्यंजन की संख्या की हम बात करें 41 कुल। अगर मूल व्यंजनों में पूछे तो आपका 33 जो है आपका मूल व्यंजन है। क्लियर हुआ? अब आज का जो हमारा सेशन होगा वो टोटल स्वर पे आधारित होगा। ठीक है, स्वर अपने आप में एक टॉपिक अच्छा है और यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, पहले हम जान लेते हैं कि जो 11 स्वर हैं वो हैं कौन कौन से। ये जो 11 स्वर हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो, हम इनके उच्चारण में भी ध्यान देंगे कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों को बचपन में भी सिखाया गया है। देखो, अ आ, ये आ, इ ई, उ ऊ, और इसके बाद री। ठीक है, और यहाँ पर यही ले लेते हैं। फिर आपने लिया ए ऐ, ए ऐ, ओ और ओ। ठीक, नंबर कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये दोस्तों आपके 11 क्या हो गए स्वर। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि स्वर तो लिखे होते हैं, इसके साथ अंग और आहा भी लिखे होते हैं। ठीक है, इनके साथ हम लोग क्या लिखते हैं, इन्हीं के बाद जो है वर्णमाला में अंग और आहा को भी रखा गया है। ठीक, इसके बाद एक आपने देखा होगा कि ये भी होता है चंद वाला। ठीक, इन ऊपर वाले दो को दोस्तों अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अयोगवाह। अयोगवाह वो होते हैं ना कि ये स्वर होते हैं, ना ही ये पूरा तरह व्यंजन होते हैं, अर्थात ये स्वर और व्यंजन के गुण रखते हैं। ठीक, अयोगव्या क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन के गुण रखते हैं। ठीक है, ये बात समझना। इनको ना तो स्वरों के में रखा गया, ना ही इनको व्यंजन में। ये दोनों की थोड़ी थोड़ी क्वालिटी या थोड़े थोड़े गुण को रखते हैं। जो अंक बिंदी वाला होता है, ये वाला, इसको दोस्तों अनुस्वार कहा जाता है। ये कहलाता है आपका अनुस्वार। जबकि जो आहा की बिंदी होती है इसे विसर्ग कहते हैं, और ये दोनों ही मिलकर अवयववाह कहलाते हैं। ये चंद्र बिंदी वाला होता है, इसे कहते हैं दोस्तों अनुनासिक। अनुनासिक, दैट इज कॉल्ड अनुनासिक। अनुनासिक, ये कहलाता है आपका अनुनासिक। ये पॉइंट समझ में आया? अब आप कहेंगे कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें इसमें अंतर क्या है, ये आपको पता करना है, ये हम बताते हैं। देखो, अनुनासिक जो अनुस्वार होता है, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि जो है हमारी नाक से निकलनी चाहिए। जैसे कि इसके उदाहरण की बात करें, पंकज, तो हमारी नाक से निकलनी चाहिए। और इसके इससे ध्वनि क्या होनी चाहिए, यहाँ से जो है ध्वनि जो है वो कहाँ से निकलनी चाहिए, नाक से निकलनी चाहिए। और अनुस्वार में क्या होता है, ध्वनि जो है दोस्तों वो नाक प्लस गला या कंठ हम बोल रहे हैं, नाक और मुंह दोनों से निकलनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें मेन अंतर होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट समझ में आया कि हम लोगों ने देखा कि स्वर 11 प्रकार के होते हैं, या टोटल स्वरों की संख्या जो 11 होती है। प्रकार नहीं, स्वरों की संख्या टोटल 11 होती है। इनमें से क्या होता है, अ आ इ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ और औ। क्लियर? इसमें हम लोगों ने देखा कि अंग और आहा को भी इसी में रख दिया जाता है। अंक वाला जो था अनुस्वार कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वाले को विसर्ग। इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह जो होते हैं ना तो पूरी तरह स्वर होते हैं, ना ही व्यंजन होते हैं, ये इनके मिले जुले रूप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अयोगवाह जो होते हैं ये स्वर के बाद आते हैं, स्वर के बाद आते हैं। ठीक, और व्यंजन के पहले आते हैं, और किसके, व्यंजन के पहले आते हैं, व्यंजन के पहले आते हैं। ठीक,
ये याद रखना है, ठीक है। क्यों? आपने देखा होगा कि व्यंजन के पहले याद, जैसे कि हमने नाम बोला अंकित, आ के बाद ना आ रहा है ना अट के का से पहले आ रहा है ना, इसलिए जो है ना ये ना तो स्वर है ना ये स्वर के गुण को रखते हैं पूरी तरह से, ना ही व्यंजन के गुण को रखते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि व्यंजन में जो है स्वर जो है व्यंजन के बाद आते हैं, है ना, स्वर जो है व्यंजन के बाद आते हैं। जैसे हम लिखें कमल, कमल में आप देखेंगे का प्लस आ, है ना, का को अगर देखें तो ये का और आ, यानी कि स्वर जो है वो हमेशा व्यंजन के बाद आते हैं। जैसे आप कोई और नाम ले लीजिए, जैसे कि हमने लिख लिया अनिल, अगर इसका हम वर्ग विच्छेद करें तो ये हो जाएगा आपका आ प्लस ना प्लस ई, है ना। तो क्या हुआ, देखिए इसके बाद आ रहा है, तो स्वर जो होते हैं वो व्यंजन के बाद आते हैं। ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक, इतना समझ में आया, इसको रफ कर दें। अब हम और आगे बढ़ते हैं स्वरों के बारे में, ठीक है। दोस्तों ये जो जो 11 स्वर हैं, ये जो 11 स्वर हैं, ठीक, इनको हम बोलते हैं, ठीक। तो किसी को बोलने से स्वर जो है हमारे जीभ से कहीं किस भाग से टकरा के निकल रहे हैं, ठीक है। कहीं स्वर हम बोलने से हमारे होंठ गोल हो जा रहे हैं, किसी स्वर को बोलने से जैसे कि अ और फिर आ को बोले आ, तो किसी में हमारा मुंह दोस्तों पूरा खुल रहा है, किसी में कम खुल रहा है। जैसे कि ओ, किसी में होंठ हमारा गोल हो जा रहा है, किसी में ई नहीं गोल हो रहा है। तो इस आधार पर स्वरों को विभाजित किया गया है। अर्थात अब हम लोग देखेंगे दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। देखेंगे क्या, स्वरों का वर्गीकरण मतलब स्वरों को किन किन आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण, हमारी हेडिंग होगी स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक। दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण जो है यहाँ पर हम लोग 6 प्रकार के स्वरों का वर्गीकरण किया गया, मतलब स्वरों को 6 आधार पर डिवाइड किया गया है। कितने आधार पर किया गया, 6 आधार पर स्वरों को विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से देखते हैं। पहला अगर हम देखें, आज अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले वो 6 आधार देख लेते हैं कि कौन कौन क्या है। जब हम मूवी देखते हैं तो किसी फिल्म देखते हैं तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हमें पता होना चाहिए कि इस फिल्म में कौन कौन एक्टर है, कौन कौन हीरो है, ठीक है, या कौन विलन है। तो इस प्रकार से हम स्वरों का वर्गीकरण कौन से वो 11 स्वर किस किस डिवीजन में आती है या किस के आधार पर किस में बांटे गए हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं, एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि आखिर इसमें स्वरों के वर्गीकरण में हम लोगों को डिस्कस क्या करना है, ये पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वरों के वर्गीकरण में, स्वरों के वर्गीकरण में तो इसको देखेंगे, एक तो आपका होता है उच्चारण समय के आधार पर, उच्चारण समय जिसे हम कहें मात्रा, ठीक, के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। मतलब जब हम स्वरों को बोलते हैं तो उसमें हमें कुछ, किसी को स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगता है तो किसी को कम। जैसे हम बोले अ तो कम समय, आ थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है ना। तो इस आधार पर स्वरों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। वैसे तो मेनली 2 हैं, लेकिन 3 प्रकार की एक और प्रकार होता है, वो कौन कौन से होते हैं। इसमें से एक आपका होता है दोस्तों ह्रस्व स्वर, ठीक, दूसरा होता है आपका दोस्तों दीर्घ स्वर, और तीसरा स्वर में आ जाता है प्लुत स्वर, ठीक। ये ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर को आते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं, अभी हम लोगों को नहीं जानना, बस जानना है कि उच्चारण के समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्लियर, ये बात बस इतनी माइंड में बैठा हम लोग। इसके बाद अगर हम देखें दूसरा टाइप, अगर हम देखें तो देख रहे हैं कि हमारी जीभ, जीभ भी तो कहीं ना कहीं फोल्ड होती है ना। तो ना जीभ के भाग के आधार पर तो हम बात करें जीभ या जीवा कहें, जीवा जीभ की उत्थापित के आधार पर देखें, उत्थापित के आधार पर अगर हम देखें तो भी इसको दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, एक आपका अग्रस्वर, एक अग्रस्वर स्वर और लिख देते हैं 2, दूसरा आपका मध्य स्वर
जीभ के आगे भाग से जो स्वर बोले जाते हैं वो अग्र स्वर होते हैं, जीभ के जो मध्य भाग से बोले जाते हैं वो मध्य स्वर, और जीभ के जो पीछे भाग से बोले जाते हैं वो आपके फर्स्ट स्वर होते हैं, फर्स्ट स्वर। ठीक, ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक, अब हम देखें दोस्तों, अब हमने देखा कि जब हम बोल रहे जैसे कि आ, इ, ऊ, ए, ओ, देख रहे हैं ना, किसी में हमारा मुख ज्यादा खुल रहा है तो किसी में मुख कम खुल रहा है, तो इस आधार पर भी बांटा गया है। तो तीसरा आधार हम लोग देखेंगे, जीभ मुंह के खुलने के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर हम लोग देखेंगे। ठीक, तो अगर हम मुंह के खुलने के आधार पर देखें तो ये आपके चार प्रकार, चार भागों में डिवाइड किए, वही 11 स्वरों को चार भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से यहाँ पर लिख लेते हैं। एक आपका होता है विव्रत, ठीक, दूसरा होता है दोस्तों अर्धविव्रत, अर्धविव्रत और आपका संवृत, और चौथा जो होता है अर्धसंवृत। ठीक है, विकृत का मतलब होता है मुंह का पूरा खुल जाना, जैसे आ, तो आ आपका एक ही तो आ है, तो वो आपका क्या होता है विकृत में है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। भाई आपने समझा। अब हम लोगों ने 3 पॉइंट जाने कि उच्चारण के समय के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और पुलिस्वर, जीव के उत्पादित उत्तापित के आधार पर, मतलब जीव के किस भाग से बोले जा रहे हैं, उसमें से अग्र भाग से बोलने वाले अग्रस्वर, मध्य भाग से बोलने वाले मध्यस्वर और पश्चिम भाग से बोलने वाले पश्चिम। इनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमने कहा मुंह के खुलने के आधार पर हम लोगों ने देखा था कि 4 प्रकार के, दिव्रत, अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत। ये बात क्लियर हुई। चौथा अगर हम आधार देखें इसमें आ जाएगा, चौथा अगर हम देखें दोस्तों तो हमने देखा कि जैसे ओ, और तो हमारे ओंठों की स्थिति के आधार पर भी जो है इनको बांटा गया। ठीक है, ओंठों की स्थिति के आधार पर, ओंठों की स्थिति के आधार पर भी दोस्तों इनको बांटा गया है, स्थिति के आधार पर। अगर उनको ओंठों की स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, एक होता है आपका वर्तुल, इसमें होंठ, ऐसे स्वर जिनको बोलने पर होंठ पूरे गोल हो जाते हैं, वो कौन से होते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोग भी जान ही चुके होंगे कि कौन से होंठ होते हैं। एक होता है अवर्तुल, अवर्तुल, और तीसरा दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए वो होता है अर्धवर्तुल, अर्धवर्तुल। ठीक है, समझ में आया कि क्या होते हैं। उच्चारण जीभ के उत्तापित के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर। ये पहले फ्लो चार्ट हमें पता होना चाहिए, माइंड में सेट होनी चाहिए। जब ये चीज पता हो जाएगी ना, ये चीज पढ़ना है तो फिर आराम से पहचान लेंगे कि ये तो ये होता है। पांचवा यहाँ पर ले लीजिए। पांचवा हम देखें दोस्तों, जीवा की पेशियों के तनाव के आधार पर, हम जब जीभ बोलते हैं तो जीभ में किसी में थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ता है ना, किसी को बोलने में थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ता है, किसी को बोलने में थोड़ा कम। तो हम बोल सकते हैं कि, लिख सकते हैं कि जीभ की पेशियों के तनाव के आधार पर, कि तनाव, तनाव या बल लिख सकते हैं, बल लगाने के आधार पर। तो इनको जो है 2 भागों में बांटा गया। एक वो जो बहुत आसानी से बोले जा सकते हैं उन्हें शिथिल, एक आपका इसमें आ जाएगा शिथिल, और दूसरा जो है यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट ये ले लीजिए और दूसरा हम यहाँ पर लिख देते हैं कठोर। ये कठोर लिखा हुआ है। और लास्ट आपका जो है छठा, छठा हम देखते हैं क्या, स्थान के आधार पर। हम बोले कहीं कोई कंठ से निकल रहा है, कोई जीभ के तालु से निकल रहा है, कोई मूर्धा से निकल रहा है, तो इस आधार पर भी जो है स्वरों को विभाजित किया गया है। तो लास्ट पॉइंट जो है आपका स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर सिर्फ स्वर ही, व्यंजन ही नहीं बोले जाते, इनको भी बोले जाता है स्थान के, यहाँ पर लिख लो आधार पर। ठीक है, स्थान के आधार पर अगर हम देखेंगे तो एक वो होते हैं जो कंठ से इस्तेमाल होता है, तो कंठ, इसमें तालु का इस्तेमाल होता है वो आपके तालब में। वो जाने थे कि कंठ व्यंजन, कंठ स्वर कौन से होते हैं, तालब्ध स्वर कौन से होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे।
इसके बाद आता है मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य क्या होते हैं, और इसके बाद हम जानेंगे कंठ तालव्य मूर्धन्य। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, ओष्ठ, ओष्ठ और कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। तो अब आप लोगों ने देख लिया है कि हालांकि अब आप लोगों ने देखा कि स्वर तो सिर्फ 11 हैं, लेकिन वही 11 देखो कितना बवाल मचा दिए, है ना। तो उन 11 को पढ़ने के लिए हमें कितना पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा कि स्वर 11 होते, बट किस आधार पर जो है, किस आधार पर किसको बांटा गया है, ये अब हम लोग क्रम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने बताया कि स्वरों का वर्गीकरण हम लोग यहाँ पर 6 प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हमने देखा कि उच्चारण के समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या कम समय लगे। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण के लिए 2 मात्राओं का समय लगे। फिर इसके बाद प्लुत स्वर जिसमें 3 मात्राओं का समय लगे। फिर हम लोगों ने देखा कि जीव के उत्थापित के आधार पर, अर्थात जीव के किस भाग से कौन सा बोला जाता है, उस आधार पर भी स्वरों को विभाजित किया गया। जैसे आपका अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। फिर हमने देखा कि मुंह के खुलने के आधार पर, तो मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया गया, वही 11 स्वर हैं, जिनमें से आपका विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत। फिर हम लोगों ने देखा कि ओठों की स्थिति के आधार पर जो है वर्तुल, अर्थ, वृत्त, वर्तुल मतलब गोल हो जाना, अवर्तुल और अर्धवर्तुल, ठीक है, ये ओठों की स्थिति के आधार पर। फिर हम जीभ की पेशियों के तनाव या बल के आधार पर शिथिल और कठोर। फिर हम लोगों ने देखा कि स्थान के आधार पर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, कंठोष्ठ, तालव्योष्ठ और ये ओष्ठ, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे अब पहला पॉइंट, अब क्रम से एक एक को खोलते, एक एक परत अब खोलते हैं, ठीक है, स्वरों की, ठीक है। तो इसको रफ कर दिया जाए। पढ़ेंगे बहुत आराम से, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, चीजों को ऐसे करो कि वो समझ में आए। अब हम लोग पहला टैब देखेंगे कि क्या था हमारा, पहला था हमारा उच्चारण के स्थान के आधार पर, ठीक, उच्चारण समय के आधार पर, ठीक, या इसे हम कहें मात्रा के आधार पर। इस आधार पर डिस्कस करें तो आप बता सकते हैं कि अब उच्चारण के उच्चारण समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया था, पहला आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर और तीसरा तो आपका प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने 3 प्रकार के पढ़े थे, आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर, यही तो डिस्कस किया था, मतलब यही तो जाने थे कि ये 3 प्रकार के होते हैं। टोटल स्वर आपके 11 होते हैं। तो पहला आपका इसका जो फर्स्ट वर्ड अगर हम देखें, ह्रस्व स्वर की अगर हम बात करें, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आपका संधि में काम देता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वरों की संख्या अगर हम बात करें, टोटल 11 स्वरों में से ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है दोस्तों 4 होती है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है दोस्तों 4 होती है। कितनी होती है? 4। वो कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर दोस्तों वो होते हैं, इसकी अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो ऐसे स्वर आप लिख सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, ठीक है। वही संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? देखो 4 कौन कौन से होते हैं? अ, एक थोड़ा सा समय, इ उ री, अ इ उ री, ठीक है, अ इ उ री, ठीक है। संख्या में 4 कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, अब आप बोल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक ही रख रहे हैं। बहुत जल्दी बोला, कम समय लगा, हम लोग कम वहां पर ठहराव दे रहे हैं,
ई, ऊ और री। ठीक है, ये आपके चार हो गए। दूसरा टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर आपने देखा होगा, दीर्घ संधि भी देख होगी ना, तभी तो वो आ, ई और उ दीर्घ संधि में बनते हैं, चाहे ह्रस्व स्वर को मिलाकर, है। तो ये आपके संख्या में होते हैं 7। दीर्घ स्वर होते हैं संख्या में 7। कौन कौन से होते हैं? अर्थात दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें दो मात्राओं का समय लगे। डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं कि दो मात्राओं का समय लगे। ठीक, दो मात्राओं का समय लगे, कहने का मतलब है जब इनका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं या जब इनका उच्चारण करते हैं थोड़ा समय लगता है, हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो कौन कौन से हो गए? आपका हो गया आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये 4 एंड 3 7। तो आपके दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7। ठीक है, मेनली यही होते हैं, बट एक पुरुष स्वर और माना जाता है जबकि वो इनमें लिखा नहीं जाता है, वो होता है तीसरा आपका पुरुष स्वर। ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो पुरुष स्वर वो होते हैं जो जिसमें 3 मात्राओं का समय लगे। ठीक, 3 मात्राओं का समय लगे। कभी कभी इसके स्थान पर ये दे देगा कि जो ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। अब जैसे व्यक्ति दोस्तों, जब आपसे कोई ये कब यूज होता है, पुरुष स्वर कब बोलते हैं? जब हमसे कोई व्यक्ति बहुत दूर खड़ा हुआ, उसकी आवाज, हमारी आवाज उस तक आसानी से ना पहुंचे, तो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि कोई हमसे दूर है, जैसे कि माना कि कोई राम नाम का लड़का है, तो हम कह रहे हैं राम, राम, जो आम लग रहा है ना, इस प्रकार के जो स्वर होते हैं वो आपके पुरुष स्वर होते हैं। जैसे कि, और इसको कैसे लिखते हैं? जैसे कि राम, है ना, जब हम ओम नाम बोलते हैं, ओम, है ना, तो आपने ये देखा होगा 3 जैसा बना होता है, उसी मात्रा के लिए बना होता है। ये बात समझ में आए कि फ्लूट स्वर क्या होता है? आपने जब कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं, जो कार्टून्स की जो लिखे होते हैं, वो ऐसे ऐसे बन के चले जाते हैं या ध्वनि चलती हुई जाती है ना, तो वो फ्लूट स्वर के ही सिंबल होते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि उच्चारण समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के: दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुस स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? अ, ई, उ, री। ठीक है, ह्रस्व स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 4 होती है। अ, ई, उ और री। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, हम लोगों ने फिर देखा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, और वो कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। क्लियर? तो कितने होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये आपके 7 हो गए। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि ये ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं और प्लुस स्वर क्या होते हैं। डायरेक्ट इनका नंबर पूछते रहते हैं। क्लियर? सो इसके आगे का सेशन दोस्तों कल हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आज का सेशन हम यही करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी इस तरह से रिकॉर्डेड वीडियो जो है वीडियो के फॉर्म में, ये पहली बार है। सो आप बताएं कि किस तरह से समझ में आया, क्या तरीका सही था, क्या कमी रहेगी, तो वो भी आप बताएं ताकि हम अपने में और सुधार कर सकें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।